हेलो। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर थर्ड, और लेक्चर टू से लेक्चर थर्ड को कनेक्ट करते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं। माय नेम इज़ गुलरेज अहमद। दिस इज़ माय ब्यूटीफुल चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेस। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका तो कुछ भी नहीं जाता, कोई डॉक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम इसके ऊपर हम बहुत मेहनत कर सकेंगे आगे आपके लिए। और एक सब्सक्राइब से आपका जाता ही क्या है, एक चैनल पड़ा हुआ कहीं पे। पर हम जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को अंत तक देखें, आपसे यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। और जब लेक्चर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करेंगे, जितना लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ आपकी मर्जी हो तो लाइक कीजिए। लेट्स हम स्टार्ट करेंगे आज बायोमोलिक्यूल्स का बायोमोलिक्यूल्स का बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर थर्ड। बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर थर्ड है, लेक्चर थर्ड में तीसरी क्लास है आज हमारी। पहली क्लास में हम लोगों ने और दूसरी क्लास में हम लोगों ने अमीनो एसिड वगैरह के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात कर दी थी। हम लोगों ने बहुत सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एसिड सोलेबल पूल, एसिड इनसोलेबल पूल, ये सारी चीज़ें हो चुकी है इससे प्रीवियस क्लासेस वगैरह के अंदर। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में हम लोगों ने सब कुछ बात कर लिया था कि अमीनो एसिड एसिड सोलेबल पूल में आता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डेल्टॉन से कम होता है। उसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, एक अमीन ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है, दोनों नेचर आ जाता है उसके अंदर। और उसके कार्बन जो होते हैं अल्फा कार्बन होते हैं, काइरल कार्बन होते हैं जनरली। इसकी वजह से ज़्यादातर 99.9% जो अमीनो एसिड है ऑप्टिकली आइसोमर होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के। इतनी सारी बातें हम लोगों ने अमीनो एसिड के बारे में प्रीवियस क्लासेस वगैरह में कर लिए थे। यहाँ से हमें बात करनी है, आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करनी है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात करनी है, अमीनो एसिड के टाइप्स के बारे में बात करनी है हमें। अमीनो एसिड के टाइप्स के बारे में बात करनी है। So let's start. Let us start. Types of amino acids. Types of amino acids. हमारे पास दो तरह के अमीनो एसिड्स होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यहीं पे लिख लेता हूं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखते जाइए, ये टॉपिक बहुत मजेदार है, मजा आएगा आपको। और एक एवरी एनसीईआरटी के डीप लाइन आपको क्लियर होगा, हर तरह का सवाल बनेगा, आप थोड़ा देखते रहे, थोड़ा गौर फरमाए। एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमीनो एसिड में पहली लाइन कि ये हमारे डाइट में होना चाहिए, रिक्वायर इन आवर डाइट। ऐसा अमीनो एसिड्स जो हमारे डाइट में होना चाहिए, रिक्वायर इन आवर डाइट, हमारे डाइट में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे डाइट में नहीं होता है, डू नॉट रिक्वायर इन डाइट, इसकी जरूरत नहीं है, ये से हमें बॉडी में बनानी होती है, डाइट में मिलेगा ही नहीं। डू नॉट रिक्वायर इन डाइट, जो खाना खा रहे उसमें नहीं होगा। नॉन एसेंशियल इसीलिए बोल रहे, पर ऐसा नहीं है कि चाहिए नहीं, उसको भी चाहिए, बॉडी को चाहिए, खाने में नहीं होगा इसीलिए हम उसको नॉन एसेंशियल बोल रहे। खाने में होगा, हमारे डाइट में होना चाहिए, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर ये अमीनो एसिड होना चाहिए। बताएंगे हम कौन कौन से अमीनो एसिड होना चाहिए।
उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, रिक्वायर इन आवर डाइट। ये हमारे डाइट में तो नहीं होता है, बट रिक्वायर इन बॉडी, बॉडी में जरूरत पड़ेगी इसकी। रिक्वायर इन बॉडी, बॉडी में जरूरत पड़ेगी इसकी। रिक्वायर इन बॉडी, बॉडी में इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, बॉडी में इसकी जरूरत पड़ने वाली हमें। दूसरी चीज इसके अगर देखे जाए, एक लाइन और इसके बारे में मैं अभी बोल देता हूं कि ये डराइव फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, डराइव्ड फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड, फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये एसेंशियल अमीनो एसिड से डराइव होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड से डराइव होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड से डराइव होता है। और ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, इसी से वो बनता है। सबसे पहले हमें कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सा है ये हमको देखना होगा। एसेंशियल अमीनो एसिड जो सिर्फ डाइट में होता है, जो डाइट में ही होना चाहिए, ये कौन कौन से होता है, कौन कौन सा होता है। तो यानी हमारा काम अभी एग्जाम्पल करने का है। थोड़ा सा ये मूव कर लेते हैं मुंह पर और एग्जाम्पल कर लेते हैं यहीं पे कि एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा। इसमें एग्जाम्पल एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए एग्जाम्पल को हम सेट करते हैं कुछ इस तरीके से। कोड में अरवा, अरवा हिल, हिल, एमपी टीटी, एमपी टीटी, एमपी टीटी, एमपी टीटी। देखो अरवा हिल, एमपी टीटी। अरावली हिल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। टीटी बस वहां लिख दिए। अरावली हिल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। एमपी टीटी कोड याद कर लिए, एमपी टीटी, एमपी टीटी, अरावली हिल, एमपी टीटी कोड याद कर लिए। ठीक है, अब यहां से आओ। अरावली से यानी अरवा से, अरवा से आएगा अर्जनीन, ये एक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है, ये भी हम बताएंगे। वे से वेलिन आएगा, ठीक है। एच से हिस्टिडीन आएगा, यह भी जो है बेसिक है, हिस्टिडीन। आई से आइसोल्यूसिन आएगा, आइसोल्यूसिन आएगा। एल से लाइसिन आएगा, ल्यूसिन पहले करो, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, दूसरा वाला ल्यूसिन है। फिर आएगा लाइसिन, फिर करो एमपी, एमपी से मेथोनिन, एम फॉर मेथोनिन। ये सब एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम है, मेथोनिन। और ये ऐसा है, ये सम टाइम नॉन पोलर का काम करता है, खैर बाद में बताएंगे पोलर नॉन पोलर। पी से फेनाइल एलेलीन, फेनाइल एलेलीन। टी से थ्रोनिन, टी से ट्रिप्टोफान, अर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथोनिन, फेनाइल एलेलीन, थ्रोनिन एंड ट्रिप्टोफान। ये कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। इस एसेंशियल अमीनो एसिड में कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से एसेंशियल नहीं है, जैसे ये पूरी तरह से एसेंशियल नहीं है, पूरी तरह से एसेंशियल नहीं है। अर्जिनिन है, आप हिस्टिडीन है, और ये थ्रोनिन है, जो पूरी तरह से एसेंशियल नहीं है। तो ऐसे वाले को तुमने क्या नाम दिया? ऐसे वाले को क्या नाम दिया? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे वाले का नाम दिया। ये सब एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। उसमें से ये तीन ऐसे हैं जिसका जो तीन ऐसे हैं जो पूरी तरह से एसेंशियल नहीं है, थोड़ा बहुत नॉन एसेंशियल की तरह भी काम कर जाते हैं ये, इसीलिए इसको सेमी एसेंशियल बोल रहे हैं। यानी सम टाइम ये बॉडी में भी बनते हैं, डाइट में नहीं आते, दूसरे एसेंशियल अमीनो एसिड से बॉडी में डराइव हो जाते हैं,
इसीलिए हम कहते हैं कि सम टाइम ये बिहेव कर जाते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की तरह, वैसे ही इसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड में रखते हैं। इसीलिए हम तीनों का नाम जो है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड रखा है, सेमी। ये बहुत ज़रूरी है बात को आपको ध्यान देना में, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। चलो लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी को रीड मारेंगे, एनसीईआरटी मैया को देखेंगे। सो अब हम चलते हैं आगे और हमें बात क्या करनी है, हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल के बारे में बात करनी है। यहीं पे मैं बोल देता हूँ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में देखो, इसके अलावा जितने भी ये सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आएंगे, जो नाम है ना अरवाहिल, MPTT, इतना याद रखो। इसके अलावा जितने भी आएंगे सब नॉन एसेंशियल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आध दो मैं डाल रहा हूँ, जैसे कि ग्लाइसिन का नाम सुना होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, केवल इकलौता ये है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये केवल ऐसा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और नीट में ये बार बार आता है। इसके ऊपर सवाल सबसे ज्यादा दिखता है, ये स्टार क्वेश्चन बन जाता है, ये 3 स्टार दे ही दो इसको। ऑप्टिकली ये इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ग्लाइसिन। उसके अलावा जितने भी नाम आए, सेरीन ये इसी में आएगा, और भी जितने भी नाम आए, सेरीन नाम सुना होगा, एक सुन लिया, सेरीन है आपका। टायरोसिन ये बड़ा फेमस चलता है, ये सब इसी में आएगा। सिस्टीन, सिस्टाइन, ये जितने भी नाम आएंगे, अब कितना लिखूं मैं, लिखते रह जाऊंगा, बहुत नाम आएंगे। टोटल 20 अमीनो एसिड होता है, उसमें से इतना ही जो एसेंशियल या सेमी एसेंशियल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। अब 10 जो बच रहे हैं 20 अमीनो एसिड में से, वो नॉन एसेंशियल में ही आएंगे, नॉन एसेंशियल में ही आएंगे। 10 जो बच रहे हैं और नॉन एसेंशियल में ही से ही आएंगे। नॉन एसेंशियल में आएंगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं और हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में कुछ बात करते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन 10 के अलावा जो होगा वो सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करना जरूरी है। अब इसमें हम बात करते हैं कि हम जानते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड डिराइव फ्रॉम, हमारे पास एक बात, एक सेंटेंस है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड जो है वो डिराइव होता है एसेंशियल अमीनो एसिड से, डिराइव फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड। कैसे? तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस तरीके से कोई एसेंशियल अमीनो एसिड से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आएगा। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स मेरे पास, एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए फेनाइलअल्लीन ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है। देख भी लो कि फेनाइलअल्लीन बनता कैसे है। ये एक 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 जनरल अमीनो एसिड की बात है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है एकदम जनरल, सिर्फ ये बदलेंगे, आर ग्रुप को बदलते जाएंगे, अलग अलग तरीके का अमीनो एसिड आता जाएगा, ऐसा हमने बोल दिया। इसको हम वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, इसे हम वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। ये वेरिएबल ग्रुप है हमारा। इस आर ग्रुप की जगह पे मैं टोलीन डालना चाह रहा हूं, आर ग्रुप की जगह पे ये टोलीन, इसका नाम है टोलीन, इसको अगर मैं रख दूं तो ये अपने आप पैराटोलिन का, ऑर्थोटोलिन, ऑर्थोटोलिन, जो ये सब नहीं अर्था पर नहीं, ठीक है, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये समझ ली टोलिन है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, रखूंगा, रख दो, चलो रख देता हूँ मैं इसको, मैं ऐसे रख देता हूँ। ये होता है NH2CCOOH, ऊपर डालो H, यहाँ पे रखो CH2C, ये
ये जो बन गया इसको हम बोलते हैं फेनाइल एलेलीन। ये जो बन गया इसको हम बोलते हैं फेनाइल एलेलीन। ये एक अमीनो एसिड्स है। कौन सा? एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। इसके पास और इसमें इसके ऊपर एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। और वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है OH को ऐड करेगा, ऐड OH, और OH को ऐड करेगा इसके ऊपर, इसके अंदर। इसका काम ही है हाइड्रोक्सिलेज लेस एज एंजाइम हो गया। एज फॉर एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम जो OH ग्रुप को ऐड करता है किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी कंपाउंड में। नाम सही है, ऑक्सिलेज मतलब OH जोड़ने वाला, हाइड्रोक्सिलेज, ऑक्सिलेज मतलब ऑक्सीजन जोड़ने वाला, हाइड्रोक्सिलेज मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी OH ग्रुप को, OH ग्रुप को, इसको ऐसे माइनस होता है, OH ग्रुप को ये जोड़ने वाला एंजाइम से। तो देखो अब क्या हालात बन जा रहे हैं। अब देखो यही फेनाइल एलेलीन अमीनो एसिड में स्ट्रक्चरली एक चेंज आएगा। फेनाइल एलेलीन अमीनो एसिड में स्ट्रक्चरली एक चेंज आएगा। स्ट्रक्चरली एक चेंज आएगा। यहां पे मैं डाल देता हूं क्या? OH ग्रुप। और ये क्या बन गया है आपके पास इस वक्त जो बना है, इसका नाम क्या है? टायरोसिन। तो टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ये मैंने कहा था। और फेनाइल एलेलीन जो है एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो जितने भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो किसी न किसी एसेंशियल अमीनो एसिड से ही डिराइव करते हैं विद इन बॉडी। डाइट में तो आ जाता है, खाने के थ्रू आता है एसेंशियल अमीनो एसिड, और फिर बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ चेंजेस होता है, कुछ एंजाइम की तरह, जैसे यहाँ पे ये एंजाइम है, और एंजाइम की वजह से और बन जाता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे हमें फेनाइल एलेलीन से टायरोसिन बना है, और ये टायरोसिन का बनना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में उसकी आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म, बॉडी फिजियोलॉजी इससे होना है। क्योंकि अगर तुम देखो तो टायरोसिन हमारे लिए T3 T4 यानी ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन, कलेक्टिवली हम इसको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। T3 एंड T4 को ऐसा तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर पढ़ लोगे तुम। अगर 11th में होगे तो पढ़ोगे, अगर ड्रॉपर में होगे तो पढ़ चुके होगे इतनी बात कि T3 और T4 को ही हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी आवश्यकता है। अगर ये टायरोसिन बनेगा ही नहीं तो T3 T4 बनेगा ही नहीं। इसीलिए फेनाइल एलेलीन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्म होके टायरोसिन बने। और एक बार टायरोसिन बनेगा तो फिर क्या क्या होगा, जब देखो ये फॉर्म T3 एंड T4 ये बनाएगा, यानी थायरोक्सिन बन रहा है कॉमनली अगर कहे तो। दूसरा क्या बनेगा? फॉर्म मेलालिन। मेलालिन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है स्किन पिगमेंटेशन में हमारी बॉडी में। मेलालिन है वो, MALANIN, मेलालिन। उसके अलावा और क्या बनाएगा? डोपामाइन बनाएगा। फॉर्म डोपामाइन, डोपामाइन, डोपामाइन। थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं, अब समझ जाएगा। फॉर्म डोपामाइन, डोपामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स को ट्रांसमिशन में डोपामाइन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जोश के टाइम पे, फियर के टाइम पे इम्पल्स ट्रांसमिशन काम करने वाला क्या है? फॉर्म एड्रेलिन। तो एड्रेलिन भी ये बनाता है। अब देखो एड्रेलिन जो बना रहा है, डोपामीन जो बना रहा है, थायरोक्सिन जो बना रहा है, तो वो अमीनो एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी बॉडी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में नहीं मिलता है तो क्या नहीं, बॉडी मैकेनिज्म में इसका बनना बहुत जरूरी है, इसका रोल बहुत जरूरी है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे लिए जरूरी नहीं, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बस ये है कि वो खाने में नहीं मौजूद होता है, इसीलिए डाइट्स में मौजूद नहीं होता, उसे हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं बस। चलो इतना समझ में अगर आ गया है तो स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं हम लोग। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बात करने वाले हैं। एक बार
बात करें हम पेप्टाइड बॉन्ड क्या चीज होता है, एक बात ये आ गया पेप्टाइड बॉन्ड, तो मैं यहीं पे बता देता हूं क्या है ये। बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड, बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड, बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड, जिसकी वजह से अब क्या बनेगा, दो अमीनो एसिड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एंड फॉर्म डाइपेप्टाइड। उस कॉम्प्लेक्स को हम डाइपेप्टाइड कहेंगे, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड एक तरीके का क्या है, डाइमर। डाइपेप्टाइड एक तरीके का डाइमर है, जैसे डाइसैकराइड डाइमर होता है उसी तरह डाइपेप्टाइड भी एक तरीके का डाइमर है। डाइमर बनाने के लिए कम से कम एक पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, यानी दो अमीनो एसिड के बीच में की बात कर रहा हूं। एक अमीनो एसिड है NH2COOH, ठीक है, ये मेरे पास एक अमीनो एसिड्स हो गया, ये एक अमीनो एसिड्स हो गया, और एक अमीनो एसिड ऐसे खींच देता हूँ NH और एक H इधर डाल देता हूँ, बात तो सेम ही है, NH2 ही हो गया, CHCOH Cl। देखो अब दो अमीनो एसिड है ना, अब दोनों अलग अलग करना है तो बाकी चीजों को हम चेंज तो कर नहीं सकते, अलग अलग करने के लिए सिर्फ वेरिएबल ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। जब बॉन्ड बनाने की बात आती है ना तो फिर एक ही चीज वेरी हो सकती है, R1 R2, क्योंकि अलग अलग अमीनो एसिड के साथ में जोड़ना है, नहीं तो सेम ही अमीनो एसिड हो जाएगा। तो अब यहाँ मान लेते हैं कि ये R1 है या R2 है, एक बार फिर क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनेगा और यहाँ से पानी निकल जाएगा, H2O को निकाल दिया जाएगा, और फिर देखो कि क्या बन जाता है, फिर देखो कि क्या बन जाता है, NH2CHR1C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद ये बना NH, फिर CH, C डबल बॉन्ड OH, और ये R2। ये वाला जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, ये वाला जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को तुम बोलोगे क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बोलोगे, इसको तुम पेप्टाइड बॉन्ड बोलोगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलोगे इसको तुम, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ये दो अमीनो एसिड यूनाइट हो गया, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का अब क्या नाम रखोगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम रखेंगे हम लोग डाइपेप्टाइड रखेंगे, पूरे डाइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड हो गया, यानी डाइपेप्टाइड बनाए, दो अमीनो एसिड को जोड़ दिया, डाइमर बना दिया, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद एक बात और यहां पे कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, एनसीईआरटी बोलता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ आर ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्या होगा, बढ़ गया है, इंक्रीज हो जाता है, आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गया है, आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब ये आर ग्रुप को हमें देखना जरूरी है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब देखेंगे कि आर ग्रुप पोलर है या नॉन पोलर है, क्योंकि आर ग्रुप पोलर भी हो सकता है और आर ग्रुप नॉन पोलर भी हो सकता है। पहले तब इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, अब इसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, डाइपेप्टाइड हो चुका है, अब इसके बाद आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस रह जाता है, बच जाता है, आर ग्रुप बन गया है। तो आर ग्रुप
के इंपॉर्टेंस जब देखेंगे तब पता चलता है कि कुछ आर ग्रुप ऐसे हैं, कुछ वेरिएबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो पोलर है, कुछ वेरिएबल ग्रुप ऐसे हैं जो नॉन पोलर है। अगर किसी अमीनो एसिड के अंदर पोलर आर ग्रुप होगा तो उसे हम लोग पोलर अमीनो एसिड कहते हैं। अगर किसी के अंदर नॉन पोलर आर ग्रुप होगा तो हम उसे नॉन पोलर अमीनो एसिड कहते हैं। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप्स there are two type of amino acid, polar and non-polar. On the basis of nature of R groups, polar है या non-polar है, there are two types of amino acid, polar amino acid and non-polar amino acid. यानी polar अगर होगा R group तो polar amino acid, अगर non-polar होगा तो non-polar amino acid होते हैं। जो पोलर होते हैं वो सोलेबल होते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वाटर इनसोलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अब करने वाले हैं। सो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या फिर से क्या करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। फिर से हमें टाइप्स की बात करनी होगी, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, बेसिस ले रहे हैं नेचर ऑफ आर ग्रुप। बेसिस ले रहे हैं नेचर ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप का नेचर का बेसिस ले लिए और उसके बाद हम लोग जो है अमीनो एसिड के दो टाइप्स बताए। अब जो है ये अमीनो एसिड है, इसके दो प्रकार होता है, दो टाइप्स होता है, दो प्रकार होता है, दो टाइप्स होता है। एक को मैं कह रहा हूं पोलर अमीनो एसिड्स, और दूसरे को मैं कहता हूं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड्स एंड नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। जो पोलर अमीनो एसिड्स है उसमें आर ग्रुप पोलर है, बस यही फर्क है ना, कि यहाँ पे जो आर ग्रुप है, जो आर है वो पोलर है और यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो नॉन पोलर है। यही तो है, और कुछ चेंज तो है नहीं, आर ही ग्रुप चेंज हो सकता है। ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर आर ग्रुप कैसा, मतलब कि बेसिकली कैसा होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। और भी चीजें आ सकती है, लेकिन स्पेशली जनरली मैं हाइड्रोकार्बन कर रहा हूं। अगर हाइड्रोकार्बन होगा जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, 100% वो नॉन पोलर आर ग्रुप होगा। अगर वो आर ग्रुप की जगह पे होगा तो 100% वो अमीनो एसिड नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होगा, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होगा 100%। सो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम नॉन पोलर अमीनो एसिड को शुरू कर देते हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स मतलब कि नॉन पोलर आर ग्रुप्स। नॉन पोलर आर ग्रुप्स कौन कौन, मैंने कहा हाइड्रोकार्बन, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से मैं ले रहा हूं, ये मिथाइल हो सकता है, इसको नॉन पोलर मानूंगा। इथाइल हो सकता है, इसको मैं नॉन पोलर मानूंगा। प्रोपाइल हो सकता है, इसको मैं नॉन पोलर मानूंगा। ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं। और भी कुछ अमीनो एसिड है जो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, उसके आर ग्रुप में हाइड्रोकार्बन नहीं है, बट सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं है बट ऐसा है, फिर भी वो पोलर है तो हम बात लेंगे। फिर वो नॉन पोलर है, वो बात हम लेंगे बाद में। अभी हमें जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है उसके एग्जांपल के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से अमीनो एसिड नॉन पोलर है। सो नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जिसका आर ग्रुप नॉन पोलर होगा, और नॉन पोलर मतलब वाटर इनसोल्युबल होगा। चाहो तो यहाँ पे फिर से लिख लो, यहाँ पे क्या कि भाई आर ग्रुप नॉन पोलर है मतलब कैसा है, वाटर इनसोल्युबल है, पानी में ये घुलेगा नहीं, पानी में सोल्युबल नहीं है ये, तो ये अमीनो एसिड भी वाटर इनसोल्युबल हो जाता है। बाकी आप कह रहे हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जिसमें आर ग्रुप नॉन पोलर होता है, वाटर इनसोल्युबल होता है, बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन है। स्पेशली ये जनरली कह लो, ज्यादातर 99.9% आर ग्रुप अगर हाइड्रोकार्बन है तो अमीनो एसिड नॉन पोलर हो जाता है। अब देखो कि नॉन पोलर अमीनो एसिड को याद रखना है तुमको, ये कौन कौन सा होगा। बहुत आसान है, कोड दे देता हूं, गैब लिप,
गैब लिप, एक कोड है तुम्हारे पास ये गैब लिप। जी फॉर ग्लाइसिन, देखो आ गया नॉन पोलर, सिर्फ हाइड्रोजन होता है ना इसमें। इसके अगर आर ग्रुप को देखोगे, इसके जो आर ग्रुप होते हैं वो सिर्फ एच होते हैं। तो अमीनो एसिड कैसा बन जाता है ये वाला देखो, अमीनो एसिड जब भी बनाएंगे तो कुछ चीजें तो कॉमन होता है, जैसे NH2 कॉमन होगा, C कॉमन होगा, COH कॉमन होगा, यानी एसिड ग्रुप कॉमन होगा, ऊपर हाइड्रोजन कॉमन होगा। अगर नीचे भी, यहाँ नीचे भी अगर H आ गया तो उस अमीनो एसिड को हम ग्लाइसिन बोलते हैं, ग्लाइसिन बोलते हैं। ये अमीनो एसिड ग्लाइसिन है और ये ऑप्टिकली आइसोमर नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये कायरल नहीं है। अल्फा कार्बन तो है, अल्फा अमीनो एसिड तो है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड नहीं है, केवल इकलौता ही अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ग्लाइसिन के बारे में बात की हमने। फिर ये है, ये बाकी ए फॉर एलालीन है, एलालीन है, अर्जिनिन नहीं एलालीन है। वी फॉर वेलिन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एल फॉर ल्यूसिन पढ़ेंगे, आई फॉर आइसोल्यूसिन पढ़ेंगे, पी फॉर फेनाइल एलालीन पढ़ेंगे, फेनाइल एलालीन। उसमें भी देख लो नीचे सिर्फ टूलिन है, बेंजीन है, तो भाई हाइड्रोकार्बन तो है, फेनाइल एलालीन। ये सभी के सभी। तो कुछ के आर ग्रुप के बारे में बात कर देता हूं, जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसका आर ग्रुप जो होता है वो मेथाइल ग्रुप हो जाता है, और इसका आर ग्रुप जो होता है ये प्रोपाइल होता है, कुछ इस तरीके का, इस तरह CH3 और यहाँ पे लगेगा बॉन्ड, इस तरीके का होता है। बाकी सबका नहीं याद करना, इसका तो हमें पता ही है स्ट्रक्चर कैसा होता है। बस आर ग्रुप याद रख लो तो अपने आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ नीचे चेंज करना है, रखना है। माने कि अगर इसकी जगह पे मैं CH3 डाल देता तो एलालीन हो जाता, इसकी तरह पर अगर ये डाल देता तो वेलिन हो जाता। पर ये नॉन पोलर है, और कौन कौन से है उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बस नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन कौन सा है। एक और आएगा मेथोनिन, लेकिन यहां पे हम इसको नहीं रख रहे, वो किसी और वजह से, वो हाइड्रोकार्बन होने की वजह से नहीं है, किसी और वजह से वहां पे वो नॉन पोलर आ जाता है, तो उसकी बातें हम बाद में करेंगे। बहरहाल अब हम पोलर अमीनो एसिड की तरफ मूव कर जाते हैं, पोलर अमीनो एसिड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो देखते हैं पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड्स। जब पोलर अमीनो एसिड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें पहले से बात पता है कि यहां पे आर ग्रुप जो है कैसा है, पोलर है, आर ग्रुप पोलर है। तो पोलर में बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। जैसे पोलर अमीनो एसिड की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी आ जाती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी आ जाती है अब इसके अंदर। जैसे हमने पोलर बात छेड़ी, आर ग्रुप पोलर मिला, पोलर आर ग्रुप का मतलब कि वाटर सोलेबल आर ग्रुप मिला है, वाटर सोलेबल है, वाटर के कण के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इसका बॉन्ड बनेगा, इसलिए हम इसको वाटर सोलेबल कहते हैं। सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर होता है तो अपने आप वो कॉम्प्लेक्स पोलर हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ इसके आर ग्रुप में सेंट्रल एटम है, उस पे जो है लोन पेयर है, इसीलिए पोलर है, वाटर सोलेबल होता है। तो यहाँ मैंने कहा कि जब पोलर की बात कर देंगे तो यहाँ डाइवर्सिटी आ जाती है। फिर बात करेंगे हम एसिडिक केस के अंदर, पोलर अमीनो एसिड में सबसे पहला हम पढ़ेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स। फिर हम पढ़ेंगे जो है न्यूट्रल नहीं पढ़ते हम लोग, पढ़ते हैं यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे
एक तो हो गया एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम हम पढ़ेंगे आपके OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे आप पांचवा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ये सब के सब क्या है, पोलर में आते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन ये सब के सब पोलर में आते हैं। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड्स, स्लाइड चेंज करते हैं। पहला एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स। और इसमें एग्जांपल मैं लेता हूं। एक एग्जांपल से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि इसके R ग्रुप में ये एसिड ग्रुप मौजूद होगा, एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। यानी पूरे अमीनो एसिड की बात करें तो एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप आ जा रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स में बात करें तो। देखो कैसा होता है। इसके एग्जांपल में दो नाम तुमको याद रखना है, पहले दो लेटर AG, EG। A फॉर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और G फॉर ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड्स। एस्पार्टिक एसिड के अंदर R ग्रुप तुम देखो, यहां पे R ग्रुप जब तुम देखोगे इसका R ग्रुप, तो इसका R ग्रुप में क्या है, CH2COH ये। और ग्लूटामिक एसिड के R ग्रुप, इसका R ग्रुप ये वाला, ये बना इसका R ग्रुप, इसका R ग्रुप ये बना। चलो अब इस दोनों को हम बना के देखते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन हम बना के इसको देखते हैं। एस्पार्टिक एसिड को भी बना के हम देखते हैं। ये मेरे पास इतना कॉमन स्केलेटन है अमीनो एसिड का। मैंने कहा यहां पे R ग्रुप जोड़ते हैं, तब मेरे पास यहां पे R ग्रुप है क्या, एस्पार्टिक एसिड को बना रहे हैं हम, ये तो हमने लगा दिया इसको। एक पूरे अमीनो एसिड में एक एक्स्ट्रा, वन एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा COH आ गया। फिर इसको बना के देखते हैं हम। थोड़ा सा जगह ऊपर ले लेते हैं। ये देखो, इसमें भी एक एक्स्ट्रा, केवल एक ही एक्स्ट्रा होता है, दो भी हो सकता है जनरली, लेकिन हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें एक ही है। इसमें भी एक एक्स्ट्रा, हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें एक ही एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा COH है। इसको मैं नाम दे रहा हूं, नीचे वाले को ग्लूटामिक एसिड और ऊपर वाले को हम एस्पार्टिक एसिड कह रहे हैं। इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड्स, इसको हम लिख रहे हैं एस्पार्टिक एसिड, और इसको हम बोल रहे हैं ग्लूटामिक एसिड।
अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? ओके 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 ओके, ये क्या हो गया? एक सेकेंड। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? मेरे पास दो ही है, इसमें से देखना है कि ज्यादा एसिडिक कौन है। तुम देख क्या रहे हो यहाँ पे? भाई चीज तो सेम है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो सिर्फ वेरिएबल ग्रुप पे ही डिपेंड करेगी। इतनी चीजें तो सेम है, इतनी चीजें तो सेम है, तो यहाँ नहीं देखेंगे। जो भी देखेंगे आर ग्रुप में देखेंगे। आर ग्रुप को तुम देखो, आर ग्रुप में ये वाला और ये वाला सेम है, दोनों में एक एक है। बात करते हैं जो बच रहा है ये हाइड्रोकार्बन, उसका इसमें कम H है और इसमें H ज्यादा है। तो यहाँ पे जो H प्लस है वो कम है और यहाँ पे प्लस H हाइपर कंजुगेशन वो कम है, ज्यादा है। तो अगर प्लस H ज्यादा है, अगर तुम GOC को याद कर सको तो याद करो। अगर प्लस H ज्यादा है इसका मतलब कि ये बेसिक ज्यादा होगा, तो ज्यादा एसिडिक ये होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, यहाँ पे दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम दोनों की, तो हम क्या देख रहे हैं कि एस्पार्टिक एसिड ज्यादा है ग्लूटामिक एसिड से एसिडिक। यानी कहीं ना कहीं उसके कंपेयर में ग्लूटामिक एसिड बेसिक नेचर का है, उसके कंपेयर में। वैसे बेसिक है नहीं, है तो एसिडिक ही, लेकिन उसके कंपेयर में ये बेसिक बन जाएगा। एक चीज और कि एस्पार्टिक एसिड को अगर तुम, चलो वो बाद में बात करें, फेनाइलएलानाइन से मिलाते हैं तो एस्पार्टेन बन जाता है। फेनाइलएलानाइन से मिलाएंगे तो ये एस्पार्टेन बन जाता है। ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। एस्पार्टिक एसिड को इसे लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड को अगर मिक्स कर देते हैं, इस एस्पार्टिक एसिड को अगर एस्पार्टिक एसिड को फेनाइलएलानाइन से पी से मिक्स कर देते हैं तो जो चीज बनता है उसको हम बोलते हैं एस्पार्टेन। एस्पार्टेन बनता है। ये एक स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, मिठास बढ़ाने का काम करता है। किसी भी मिठाई के ऊपर डालते हैं, मिठाई में डालते हैं ताकि मीठा हो जाए, अलग से हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। नेचुरल स्वीटनर तो है शुगर जो गन्ने होने में से निकल रहा है, जैसे भी है, बट एस्पार्टेम जो हम खुद बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, एस्पार्टिक एसिड को फेनाइलएलानाइन से मिला के एस्पार्टेम बनाते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। एक चीज और कि जब भी किसी अमीनो एसिड में मैं एक एक्स्ट्रा NH2 जोड़ता हूं, खासकर एसिडिक अमीनो एसिड में, जब मैं एक एक्स्ट्रा NH2 जोड़ के और एक H माइनस कर लेता हूं, एक H माइनस करके एक्स्ट्रा NH2 जोड़ता हूं किसी एसिडिक अमीनो एसिड में, तो बन जाता है क्या? अमाइड बनता है। तो इसी एसिडिक अमीनो एसिड से हम यहीं पे अमाइड बना लेते हैं, अमाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहीं पे अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर कोई एसिडिक अमीनो एसिड्स है, एसिडिक अमीनो एसिड्स है, उसके अंदर उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें से हम एक H माइनस कर ले रहे हैं और NH2 को प्लस कर दे रहे हैं। ये अगर कर दे रहे हैं तो बन जाएगा अमाइड। तो बनेगा क्या? अमाइड बनेगा, अमाइड बनेगा, अमाइड बनेगा, अमाइड बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। देखो देखो अब तो मेरे पास क्या था, ग्लूटामिक एसिड है और एस्पार्टिक एसिड से। तो अगर मैं ग्लूटामिक एसिड में बना नहीं रहे, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ग्लूटामिक एसिड में
यही करे, H माइनस कर ले और NH2 को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, एक अमाइड बन जाएगा। ग्लूटामिक एसिड में अमाइड बन जाएगा और अमाइड का नाम होगा ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन होता है, एक तरीके का अमाइड है, अमाइड। ये बायोलॉजी में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। ग्लूटामाइन ये है एसिड है, तो एसिड से हम अमाइड बनाते हैं। जस्ट एक NH2 ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप को जोड़ के, हाइड्रोजन को कहीं से हटाया और H2 को जोड़ दिया। NH2 के साथ नहीं जुड़ते, जाहिर है कहाँ जोड़ेंगे हम, तो वो जो COH है ना वहां जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं जिसको मैं बना के दिखा दूं ग्लूटामिक एसिड के बारे में, तो ये ग्लूटामिक एसिड ऐसा ही होता है ना, ये ऐसा ही होता है ग्लूटामिक एसिड, CH2 और यहाँ पे COH, ये ग्लूटामिक एसिड है। इसके अंदर यहाँ पे तुम NH2 जोड़ोगे, यहाँ पे एक NH2 जोड़ोगे, इसको हटाओगे, H को हट जा दोगे तो ये NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये है H निकल जाएगा। H को निकाल के और वहां पे तुम जोड़ क्या दे रहे हो, NH2 जोड़ दे रहे हो, और एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा। सर अगर एक्चुअल में बना दे ऐसे स्ट्रक्चर तो ऐसे बनाएंगे हम, इस तरीके से, ये यहाँ से निकलेगा, मतलब ये दोनों निकल जाएंगे मिलके और बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके का आएगा कॉम्प्लेक्स हमारे पास। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको ग्लूटामाइन बोल रहे हैं। ये अमाइड है, ये ग्लूटामाइन है, अमाइड है और एक ग्लूटामिक एसिड है। तो इस तरीके से हम H को बाहर निकाल के, अब H एक हो या दो उसे नहीं कह रहा, H को बाहर, एक नहीं कह रहा, H को बाहर निकाल के NH2 को जोड़ते हैं, उससे कोई भी एसिडिक अमीनो एसिड जो है अमाइड बन जाती है। सिमिलरली हम ऐसे ही कर देंगे एस्पार्टिक एसिड के साथ। अगर सिंपली हम यही काम कर देंगे एस्पार्टिक एसिड के साथ, एस्पार्टिक एसिड है अपने पास, एस्पार्टिक एसिड है, और इस एस्पार्टिक एसिड में भी हम इसी तरीके से H को माइनस करके NH2 को जोड़ देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा आपका स्पार्टामाइड, स्पार्टिमाइड बोलते हैं, स्पार्टामाइड बोलते हैं, आई थिंक यही बोलते हैं। स्पार्टमाइड, स्पार्टामाइड ऐसे बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही सिमिलर बनाएंगे उसमें भी, अगर बना के हम देखेंगे तो, कि ये NH2 है सी, और यहाँ पे CH2 और एक COH है और एक CH2 है। तो सिमिलर ही ऐसे ही करने वाले हम यहाँ पे भी, एक NH और एक H इधर रख देंगे और ये दोनों H को बाहर निकाल देंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कुछ इस तरीके का, NH2CHCOO NH, और यहाँ पे हमारे पास CH2COH है। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पार्टामाइड, एक तरह का अमाइड है ये एसिड से। बस इस तरीके से हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड से हम लोग अमाइड बनाते हैं, इतना आपको याद रखना है। चलो अब हम लेट्स हम बेसिक अमीनो एसिड को यही बात कर लेते हैं, हम लोग बेसिक अमीनो एसिड्स को हम यहीं पे बात कर लेते हैं, इसको करें किनारे। अब हम लोग बात यहीं पे जल्दी से कर लेते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स की। बेसिक अमीनो एसिड्स दूसरा हमारा है, तो एसिडिक हुआ था, अब है बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स, जब मैं बेसिक अमीनो एसिड को देखूंगा तो बेसिक अमीनो एसिड में तो पहली बात कि हर अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप होता है। अब इस बार एक्स्ट्रा एक आ जा रहा है ओवरऑल, जैसे इस तरीके से एक्स्ट्रा COH आ रहा था, एसिडिक अमीनो एसिड हो रहा था, अब इस बार एक्स्ट्रा NH2 आ जा रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स में, पूरे अमीनो एसिड में।
हम इसको बेसिक अमीनो एसिड कह रहे हैं। अब किसमें कितना एक्स्ट्रा आ रहा है ये देखना है, बस इतना समझ जाओ कि एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इसमें के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा अमीनो में, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। NH2 ग्रुप जो होता है वो ऐड हो जाएगा, NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। या फिर ऐसे कह लो कि R ग्रुप में NH2 ग्रुप मिला होगा, NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। बस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अब खाली एग्जाम्पल जल्दी जल्दी करते चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सबसे पहला मैं बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल याद करने का सही तरीका है HLA, एक तरीके का ये सरफेस एंटीजन है जो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जैसे चैप्टर्स के अंदर डील करते हैं। आजकल शायद सिलेबस से ये कट है, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है तो हम भी नहीं करेंगे। बस याद रखना कि एक तरह का एंटीजन का नाम है HLA जो होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट एक्सेप्शंस, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ हमें टिश्यू के HLA भी मिलाना पड़ता था, उन्हें मिलाते हैं, मिलाते हैं, बस पढ़ते नहीं अब तुम्हारे लेवल पे। उस एंटीजन का नाम HLA है और यहाँ पे हम HLA का कोड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। H फॉर हो जाता है अपना हिस्टिडीन हो जाता है, हिस्टिडीन हो जाता है, L फॉर लाइसिन हो जाता है, A फॉर अर्जिनिन हो जाता है, ये सारी चीजें, अर्जिनिन हो जाता है, ये सारी चीजें। देखो बोर नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम कर रहे हैं। डायरेक्ट खाली रीड नहीं कर रहे हैं, पूरा पढ़ाएंगे उसके बाद रीड करेंगे। हिस्टिडीन, लाइसिन और अर्जिनिन, ये याद रख लो, हिस्टिडीन, लाइसिन और अर्जिनिन। इसके अंदर किसके अंदर कितना NH2 ग्रुप होगा उसके लिए तुम्हें एक कोड याद रखना होगा कि किसके अंदर कितना NH2 ग्रुप होगा, उसके लिए तुम्हें एक कोड याद रखना होगा। मैं कह रहा हूं कोड याद रखना होगा, यहाँ पे तुमको क्या 213 ये याद रखना होगा कि किसके अंदर कितना NH2 होगा। यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप होगा, यानी इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा। कौन कौन है यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा NH2 होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा NH2 होगा, यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा NH2 होगा। ये कोड याद रखना। ये 3 है आपके पास बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिन, लाइसिनिन, अर्जिनिन। HLA इस फॉर्म में सजाना है आपको, HLA के फॉर्म में सजा के आपको याद रखना। HLA याद करोगे अपने आप आ जाएगा नाम याद, हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन। किसमें कितना NH2 ग्रुप, R ग्रुप के थ्रू कितने कितना NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ना है, कोड याद रखोगे HLA के हिसाब से 213, 213, 213, ठीक है। यानी हिस्टिडीन के अंदर 2 एक्स्ट्रा NH2 होगा ओवरऑल पूरे में, लाइसिन के अंदर 1 होगा, अर्जिनिन के अंदर 3 होगा। जिसमें जितना ज्यादा NH2 ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो अगर कोई बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाले ना, यहाँ पे तुम्हें बेसिक ऑर्डर निकालना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो अर्जिनिन हो जाएगा, फिर आएगा हिस्टिडीन होगा, फिर हो जाएगा लाइसिन, AHL, इस तरीके से आएगा, सबसे ज्यादा अर्जिनिन हो जाएगा। 3 NH2 ग्रुप है उसके अंदर, जितना ज्यादा NH2 ग्रुप उतना ज्यादा वो चीज बेसिक हो जाया करेगी, ज्यादा बेसिक हो रही। हमने एक चीज सुना होगा बचपन से या सेल में भी पढ़ा है कि DNA रैप्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन। हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होता है बेसिक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। बेसिकली यूकारियोट्स में हिस्टोन होता है, प्रोकारियोट्स में सम बेसिक प्रोटीन होता है, वो हिस्टोन नहीं होता है लेकिन बेसिक प्रोटीन होता है। हमारे पास जो है हिस्टोन है वो भी बेसिक है, ज्यादा बेसिक है प्रोकारियोटिक के कंपेयर में। जो बेसिक जो भी प्रोटीन मौजूद है, ये होता क्यों है? DNA है एसिडिक नेगेटिव चार्ज वाले और बेसिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्टोन प्रोटीन है, वो उसके साथ रैप करेगा। इस तरीके से हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ऑक्टामर का फॉर्म में, DNA इस तरीके से रैप करता है, चिपक जाए। तो DNA का नेगेटिव है और हमारा जो ये हिस्टोन
प्रोटीन है ऑक्टामर के फॉर्म में, वो पॉजिटिव है तो एकदम चिपक के इस तरीके से रैप कर देता है पूरे डीएनए को। इसीलिए 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो इतने छोटे न्यूक्लियस जिसकी साइज 10 टू द पावर -15 यानी 1 फर्मी मीटर है, उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर कंडेंस होकर रह जाता है, पैक हो जाता है। यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए रिक्वायर होती है बेसिक प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन का। यूकारियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन है, वैसे प्रोकारियोट्स में बेसिक प्रोटीन, सब बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन नहीं। बस ये इतना याद रखो कि बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, बेसिक प्रोटीन की जरूरत होती है, जैसे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के, डीएनए को पैक करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर। और वो उतना ज्यादा बेसिक इसीलिए बना पाया है क्योंकि उसके अंदर अर्जिनिन नाम का और लाइसिन नाम का 2 अमीनो एसिड मिला है, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन बहुत बेसिक है। तो इंपॉर्टेंट बात है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम इसको इसीलिए लिख रहे हैं, इसके लिए लिख रहे हैं कि एक नोट करके हमें यहाँ पे एक बात लिख लेना है, बात लिख लेना है ये कि हिस्टोन प्रोटीन जो क्या करता है, which help in packaging of DNA, help in packaging of DNA, डीएनए की पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग करता है, डीएनए की पैकेजिंग करता है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के पैकेजिंग करता है बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर। अब आते हैं कि बेसिक क्यों, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कंसिस्ट है, या ऐसे बोलते हैं हम लोग, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। लाइसिन एंड अर्जिनिन ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन, इनकी होने की वजह से हिस्टोन प्रोटीन के अंदर बेसिक नेचर आ जाता है। हमने एसिडिक अमीनो एसिड कर लिया पोलर के अंदर, नॉन एसिडिक अमीनो एसिड कर लिया, एक और कर लेते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। आज तीसरा हमारे पास है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, दिख रहा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। और इसके लिए भी मेरे पास कोड है, नाम क्या है उसका, MCC, MCC ऐसे कुछ करके मेडिकल एक काउंसलिंग थी, जो पहले यही काउंसलिंग कराती थी, आई थिंक अब तो नहीं कराती। MCC याद रख सकते हो, MC याद रखते हो, उसमें एक और C और जोड़ दो, M फॉर मैथोनिन, मैथोनिन, C फॉर सिस्टीन, और दूसरा C जो है सिस्टाइन का है। एक सिस्टाइन है तो एक सिस्टीन है, इसको हम सिस्टाइन पढ़ेंगे नीचे वाले को, ऊपर सिस्टीन पढ़ेंगे और उसके बाद मेथोनिन पढ़ेंगे। मेथोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। देखो जगह कम है, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, इसको लिखो, ले लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटा देता हूं। पॉज करके लिखो, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। चलो इसमें अगर इसके देखोगे तो यहां पे जो R ग्रुप है उसके पास है CH2, CH2, S,
CH3, ये क्या हो जाएगा, मेथोनिन का है ये पढ़ोगे, यहाँ पे जो R ग्रुप आएगा वो CH2 CH2 और लास्ट में SH पढ़ोगे, ये आएगा सिस्टीन। सिस्टाइन के लिए क्या पढ़ोगे, R ग्रुप में CH2 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 और यहाँ पे खाली S डाल दोगे, कोई H नहीं है, खाली रहेगा वो। कुछ भी यहाँ पे और भी लंबा हो सकता है, सिर्फ CH2 नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसके लिए खास कर रहा हूं R CH2 और ऐसे S जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे कितना भी हो सकता है वो लंबा, सिर्फ R ग्रुप है। अब R ग्रुप, बाकी चीजें तो कॉमन होता है ना, इसको रखते चले जाओ। आपको ये मेथोनिन बना के दिखाया कुछ नहीं, बन गया मेथोनिन, ये रहा मेथोनिन। लेकिन ये देखो ना, मेथोनिन में पोलैरिटी आ जाती है। कैसे पोलैरिटी आ जाती है, इसके पास लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है, फिर पोलैरिटी कराऊं, नॉन पोलैरिटी आ जाती है। लोन पेयर है तो हमने क्या कहा था कि पोलर हो जाना चाहिए, लेकिन नॉन पोलर हो जाता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करके कैंसिल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नॉन पोलर की तरह एक्ट करने लगती है। मेथोनिन जो होता है और नॉन पोलर की तरह एक्ट कर जाएगी। केमिस्ट्री में तुम जाके पढ़ोगे, जब दो लोन पेयर सेंट्रल एटम पे, लोन पेयर आ गया, पोलर तो होता है, लेकिन जब दो लोन पेयर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को सीधा सीधा कट कर रहे होते हैं, एकदम अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, सीधा सीधा दोनों का रिपल्सन फोर्स पड़ता है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वो जो पोलैरिटी है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी मेथोनिन में इस तरीके का सीन क्रिएट हुआ और यहाँ पे पोलैरिटी खत्म हो गई, यहाँ पे पोलैरिटी खत्म हो गई। तो ये नॉन पोलर में आता है मेथोनिन। मेथोनिन अमीनो एसिड के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, तो मेथोनिन अमीनो एसिड एक स्टार्ट कोडॉन है, इसके कोडॉन जेनेटिक्स में जब जाके देखोगे ना, तो इसके कोड आएगा AUG। अभी खैर इसको नहीं पढ़ो, याद रखना AUG। तो ये स्टार्ट कोडॉन का, इसके कोड जो है स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करेगा। तो खैर वो उसको बात अभी नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी तक सिर्फ इतना ही याद रखो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इन सल्फर वाली अमीनो एसिड R ग्रुप में जो सल्फर हो वो 3 है, मेथोनिन सिस्टीन, इसको सिस्टीन पढ़ेंगे, इसको सिस्टाइन पढ़ेंगे। जो सिस्टीन है उसके R ग्रुप ये है, और जो सिस्टाइन है उसके R ग्रुप ये है, और जो मेथोनिन है उसके R ग्रुप ये है, इसके R ग्रुप ये है। ठीक है, तो ये मेथोनिन अमीनो एसिड्स हो गया। मेथोनिन अमीनो एसिड में जो सिस्टीन है, ये वाली जो सिस्टीन है, यानी ये वाली, ये बेसिकली हमको डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के देती है। तब इसके बारे में हम लोग जो है कल बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टीन जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है वो किस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब हम बात करेंगे। और बचे हुए जो अमीनो एसिड्स है, जो पोलर अमीनो एसिड में वेज कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग तो हो गया, वेज कंटेनिंग अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम जल्दी प्रोटीन की तरफ पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे आप पढ़िए आराम से, फिर आराम कीजिए, सोइए, जो भी है करना, लेट्स एंजॉय, पढ़ते रहिए।